हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपकी डेली लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेड है। और वो टॉपिक है हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें हम सीखेंगे कि जो आपके हाउसेज में वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, वो वायरिंग सिस्टम किस तरीके से होता है और कैसे वो काम करता है। तो ये हम शुरुआत से पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से। तो आपको अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां पे होती है, तो आपका एक आंसर होगा जनरली डैम से या फिर जो पावर प्लांट्स होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं मैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो डैम्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी कि हाइड्रो पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो बहुत ही कम होती है। अराउंड इंडिया की अगर बात की जाए तो 15% से भी कम, अराउंड 11 to 12% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डैम्स से होती है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट्स में। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो होती है थर्मल पावर प्लांट्स में। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जितनी जनरेट होती है हमारी कंट्री में, उसका 70% से भी ज्यादा, अराउंड 70 to 72% जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट्स में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थर्मल पावर प्लांट्स क्या हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही कम पोर्शन कवर करती है। मोस्टली कहां जनरेट होती है? थर्मल पावर प्लांट्स में। और ये थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स में हम जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, जो नेचुरल गैस हो गई, उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और वो कैसे करते हैं? वैसे ध्यान रखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी कि हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहले कैसे जनरेट की जाती है। वहां पे वाटर को बॉईल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो आपका फॉसिल फ्यूल होता है, कोल मोस्टली हम यूज करते हैं। तो कोल की हेल्प से, कोल को बर्न करके वाटर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है और उससे स्टीम जनरेट की जाती है। और वो स्टीम जो होती है उसको हम कहते हैं बॉयलर। जिस वेसल में हम वाटर को बॉयल करते हैं उसको हम कहते हैं बॉयलर। तो बॉयलर से, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम है ये ट्रांसमिशन ऑफ पावर, की पावर कैसे ट्रांसमिट होती है प्लांट से लेके, थर्मल पावर प्लांट्स हो गया या फिर डैम्स हो गए, वहां से और हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। तो बॉयलर वही जगह है। तो बॉयलर से मैंने क्या कहा, स्टीम जनरेट होती है। और वो स्टीम जो होती है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, उस स्टीम को हम स्ट्राइक करते हैं टरबाइन पे। उसकी हेल्प से टरबाइन घूमती है और ये टरबाइन कनेक्टेड होती है जनरेटर, यानी कि जिसको आप डायनामो कहते हो। और टरबाइन जब घूमती है उसकी हेल्प से जनरेटर में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि जनरेटर कैसे काम करता है। ध्यान रखिए एक मूविंग पार्ट चाहिए होता है जो कि टरबाइन से अटैच होता है। टरबाइन घूमेगी तो मूविंग पार्ट जो है जनरेटर का वो रोटेट करने लगता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पर जो वोल्टेज होती है वो होती है अराउंड 11 किलोवोल्ट। 11 किलोवोल्ट आप समझ सकते हो, दैट इज अराउंड 11,000 वोल्ट। तो ये चीज ध्यान रखिए, बॉयलर हो या फिर आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पे वाटर की फ्लो की हेल्प से, वाटर फ्लो की हेल्प से टरबाइन को घुमाते हैं। तो टरबाइन को घुमाने से वो, क्योंकि टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होती है, टरबाइन जब घूमती है तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसका एक कंप्लीटली आपको अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में भी समझेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके लिए टरबाइन घुमानी पड़ती है। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वाटर की हेल्प से या फिर विंड मिल्स जो होती हैं आपकी, जो जहां पे हम विंड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो विंड की हेल्प से टरबाइन रोटेट करती है, विंड मिल्स जो होती हैं। तो वहां पर भी सेम फिनोमिनन होता है। तो मेन मोटिव क्या, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है। तो ये आपका जो पावर प्लांट है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होती है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो होती है 11 किलो वोल्ट, यानी कि 11,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसका वोल्टेज इतना ज्यादा होता है। अब वहां पे ग्रिड लगी होती है, करेक्ट, ग्रिड सबस्टेशन जिसको हम कहते हैं। उस ग्रिड सबस्टेशन में क्या होता है कि ये जो 11 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 11 किलो वोल्ट वोल्टेज जो जनरेट होती है, इसको हम स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने का मतलब क्या हुआ? स्टेप अप का मतलब हुआ वोल्टेज को इंक्रीज करना। 11 किलो वोल्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं 132 किलो वोल्ट में। ध्यान रखिए, स्टेप अप करते हैं, 11 किलो वोल्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं
132 किलोवोल्ट में, किसमें, जो ग्रिड सबस्टेशन लगा होता है। ग्रिड सबस्टेशन कहां पे होता है, ये ग्रिड सबस्टेशन जो होता है ये थर्मल पावर प्लांट जो भी होता है, कोई भी थर्मल हो या हाइड्रो पावर प्लांट हो, पावर प्लांट के बगल में ही ये ग्रिड सबस्टेशन होता है। और ये क्या करता है, जो 11 किलोवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसको 33 किलोवोल्ट में 132 किलोवोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्टेप अप कर देता है, बढ़ा देता है। अब यहां से ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है ये मेन सबस्टेशन में की जाती है, मींस वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई। अब जान लीजिए कि जैसे आपके पास कोई भी थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। अब कंज्यूम तो वहीं पे नहीं होनी है, जहां भी होनी है, जहां मान लीजिए किसी सिटी में होनी है, यहां से जैसे सपोज दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो ये पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है कहां, सबसे पहले जाती है मेन सबस्टेशन में। वहां पे लगे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। यही ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो स्टेप अप जो होता है वहां पे इंक्रीज करता है, जो कि कहां लगा था, आपके जो ग्रिड सबस्टेशन है वहां पे लगा था। और यहाँ पे स्टेप डाउन होता है, यानी कि वोल्टेज को जो 132 किलोवोल्ट होता है उसको 33 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। करेक्ट। अब केवल 33 में ही नहीं, ये जो 33 किलोवोल्ट एनर्जी जो सप्लाई होती है, क्योंकि जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होती है, उधर भी इस मेन सबस्टेशन से हैवी इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर दिया जाता है। और उसके बाद इसको फर्दर आगे भेजा जाता है कहां, इंटरमीडिएट सबस्टेशंस में, जो कि सिटीज के आसपास ही होते हैं। कहां लगे होते हैं, इंटरमीडिएट सबस्टेशन में भेज दिया जाता है। और इंटरमीडिएट सबस्टेशन से लाइट इंडस्ट्रीज को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। ध्यान रखिए, इंटरमीडिएट सबस्टेशन में भी जो वोल्टेज होती है ये स्टेप डाउन होती है 33 से 11 किलोवोल्ट। करेक्ट, 33 से 11 किलोवोल्ट। और ये 11 किलोवोल्ट जो लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे वोल्टेज हाई तो चाहिए होती है लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं चाहिए होती है, उन लाइट इंडस्ट्रीज में भेज दी जाती है। इसके बाद ये 11 किलोवोल्ट ही, ये 11 किलोवोल्ट अब कहां जा रही है, 11 किलोवोल्ट जा रही है अब सिटी सबस्टेशन में, जो ऑब्वियसली सिटीज में लगे होते हैं। और सिटी सबस्टेशंस में ये क्या करते हैं, उस 11 किलोवोल्ट को, यानी कि 11,000 वोल्ट जो है उसको अगेन स्टेप डाउन करता है। और स्टेप डाउन करने से ये कितनी हो जाती है, स्टेप डाउन करने से ये हो जाती है 220 वोल्ट। ध्यान रखिए, स्टेप डाउन करने से ये हो जाता है 220 वोल्ट। ध्यान रखिए, क्योंकि 220 वोल्ट आपके घरों पे जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट ही होती है। और सिटी सबस्टेशन से तब जाके आपके हाउस होल्ड्स में ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके घरों पे पहुंचती है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि कैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है स्टेप बाय स्टेप। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहां पे देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो हुई है 11 किलोवोल्ट। पहले हमने उसका वोल्टेज बढ़ाया, 132 किया, फिर उसको भेजा मेन सबस्टेशन, देन इंटरमीडिएट, फिर सिटी सबस्टेशन, देन हाउस होल्ड। और पहले बढ़ाया और फिर मेन सबस्टेशन में कम कर दिया, फिर इंटरमीडिएट सबस्टेशन में और कम किया, सिटी सबस्टेशन में और कम किया, और हाउस होल्ड में तब जाके भेजा। तो जब कम ही करना था हमको, यहाँ पे 11 किलो वोल्ट सप्लाई जो हो रही है, जब इसको हमने कम ही करना था तो हमने इस वोल्टेज को इंक्रीज क्यों किया, वोल्टेज बढ़ाया क्यों। तो यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों करते हैं हम। तो आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा 50 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर के डिस्टेंस पे या पास में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, कई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है यानी कि जनरेट होती है और जहां हमने सप्लाई करनी है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये जनरली बहुत ज्यादा होता है। अब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपको पता है वायर्स उतनी लंबी चाहिए होंगी, आपको वायर की लेंथ बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और उसकी वजह से हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होता है ये आपको पता है, दैट इज I²RT। कितना होता है, I²RT, यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लूज होता है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप कहोगे तो फिर वोल्टेज बढ़ाने से करंट का क्या लेना देना है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, पावर का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, P = VI। पावर क्या होता है, VI। अब जो पावर जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, जो पावर जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक पावर, वो तो VI के इक्वल होगी, यानी कि पावर तो सेम ही रहेगी। पावर को तो हम बढ़ा नहीं सकते, पावर को तो हम तभी बढ़ा सकते हैं जब आपका जो नंबर ऑफ बॉयलर वगैरह जो आप इंक्रीज करोगे तभी आपकी पावर बढ़ेगी। तो पावर तो जितनी जनरेट हो रही है उतनी ही होगी। हमने क्या किया, सपोज हमने V1 किया और करंट उस समय थी I1,
हमने क्या किया, V1 को बढ़ा के V2 कर दिया, तो करंट भी चेंज हो जाएगी, दैट इज I2, क्योंकि पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो V1 I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 I2। और यहां पे ध्यान रखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो I2 था, मतलब I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, I2 विल बी इक्वल टू, यहां से आएगा V1 बाई V2 इंटू I1। अब मैंने बोला आपको कि V1 को मैंने बढ़ा के, V2 क्या है, ज्यादा है V1 से, तो इसका मतलब करंट क्या हो गई, कम हो गई। तो इसीलिए हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। फिर से समझ लीजिए, वोल्टेज को क्यों बढ़ाया जाता है, वोल्टेज को इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि पावर सेम रहती है। तो पावर होता है VI, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं तो I कम हो जाएगा ताकि पावर सेम रहे। तो करंट कम होने से क्या फायदा होता है हमको, पावर जो एनर्जी लॉस होता है H इक्वल टू I²RT, करंट कम हो गया तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होगा वो भी कम होगा। और यही रीजन है कि यहां पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ाओगे आप, करंट उतनी कम होगी सर्किट में, और करंट जितनी कम होगी वहां पर एनर्जी लॉस भी उतना कम होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे स्टेप अप किया क्यों जाता है, इतना ज्यादा क्यों बढ़ाया जाता है जब लास्ट में हमको कम ही करनी हो, तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमको जो एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो काफी ज्यादा होता होगा, इतनी ज्यादा दूर हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कम तो कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, करंट को ही कम कर देते हैं ताकि हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस मिनिमम हो सके। अब कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था ट्रांसमिशन ऑफ पावर, कि किस तरीके से ट्रांसमिट की जाती है पावर, किस तरीके से एनर्जी जनरेट होती है आपके पावर प्लांट्स में और वहां से आपके घरों तक पहुंचती है। नाउ अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होता है आपके घरों में, ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर जो वायर्स आती हैं, इसको आपको समझना है। जनरली जो आपके घरों में एक केबल आती है, उस केबल के अंदर होती है 3 वायर्स। 3 वायर्स देखा भी होगा शायद आप लोगों ने, और अगर देखा नहीं है तो आप देख सकते हो। एक होती है जनरली रेड कलर की, दूसरी होती है ब्लैक कलर की, और तीसरी होती है ग्रीन कलर की। एक केबल के अंदर ये 3 वायर्स होती हैं। अब जो रेड कलर की वायर होती है, ये होती है लाइव वायर। जो ब्लैक कलर की वायर होती है, ये होती है न्यूट्रल वायर। और जो ग्रीन कलर की वायर होती है, ये होती है अर्थ या अर्थिंग वाली जो वायर होती है। तो 3 वायर, L फॉर लाइव, N फॉर न्यूट्रल और E फॉर अर्थ। अब ये लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर आपके घरों में आती हैं। और यहां पे ध्यान रखिए, ये वायर जनरली एक ही केबल में होती है। अब एक चीज का ध्यान रखना आपको कि जो लाइव वायर होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम बैटरी यूज करते हैं तो बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है हाई पोटेंशियल पे और दूसरा होता है लो पोटेंशियल पे, या आप कह सकते हो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की जगह कौन ले लेता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ध्यान रखिए, जो 2 टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के केस में, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्योंकि बैटरी से आती नहीं है, वो जनरली अल्टरनेटिंग करंट आती है, उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। तो वहां पे जो 2 टर्मिनल्स का काम करते हैं, ये दोनों करते हैं, लाइव और न्यूट्रल वायर। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में के बीच में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, क्योंकि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो यहां पे भी लाइव और न्यूट्रल जो होता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। जो लाइव वायर होती है वो हाई पोटेंशियल पे होती है, क्योंकि आपके घरों पे आ रही है, तो ये होगी 220 वोल्ट पे, और न्यूट्रल जो होगी ये होगी 0 वोल्ट पे। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट हो गया। तो आपके घरों में वोल्टेज क्या आती है, 220 वोल्ट आती है। तो मतलब जो लाइव और न्यूट्रल, ये 2 वायर हैं, ये किस चीज का काम कर रही है, ये 2 टर्मिनल्स का काम कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स आपके बैटरी में काम करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ अब ये जो लाइव वायर होती है, हाई पोटेंशियल वायर, जब आपके घरों में आती है तो सबसे पहले एक लगा होता है फ्यूज, करेक्ट। एक फ्यूज लगा होता है, वो इसलिए लगा होता है कि अगर फ्यूज का काम आपको पता है कि अगर हाई करंट फ्लो होता है, करेक्ट, तो हाई करंट की वजह से जो आपके घरों में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं, बल्ब लगा है, टीवी लगा है, फ्रिज है, ये सारी चीजें, इनको कुछ नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वायरिंग है, वो बर्न हो सकती है हाई करंट की वजह से। तो हाई करंट से बचाने के लिए फ्यूज लगा होता है। जब हाई करंट फ्लो होती है तो फ्यूज क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और फ्यूज के पिघलने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है। तो फ्यूज बर्न तो हो जाता है, लेकिन आपका जो घर होता है वो सेफ रहता है। तो सबसे पहले फ्यूज लगा होता है। फ्यूज को हम डिटेल्स में बाद में भी पढ़ेंगे। नाउ अब इसके बाद जो मीटर होता है, किलोवाट आवर जो मीटर होता है, KWH मींस किलोवाट आवर। किलोवाट आवर आपको पता है, दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, करेक्ट, जो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो किलोवाट आवर मीटर लगा होता है। इस मीटर में आपके घरों में लगा होता है मीटर। इस मीटर का कनेक्शन होता है जो अर्थिंग वायर जो होती है। अब आपको
एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि अर्थ क्या होता है, तो अर्थ वायर जो होती है इसका काम क्या होता है कि जो एक्सेसिव ऑफ करंट होता है, एक्सेस ऑफ करंट होता है, जो करंट लीकेज होता है आपके पूरे सिस्टम में, इसको ये क्या कर देता है, इसको फ्लो कर देता है ग्राउंड में। तो ये कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, तो यहाँ पे ग्राउंडिंग होती है, अर्थिंग होती है, तो ये आपके घर के पास में ही होती है। तो ये जो अर्थ वायर होती है ये कहाँ कनेक्टेड होती है, ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, ताकि जो एक्सेस ऑफ करंट है वो ग्राउंड में चले जाए और शॉक वगैरह ना लगे किसी को, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये अर्थ वायर होती है। तो आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि इन तीनों वायर का काम क्या है। दूसरा लाइव वायर जो होती है ये एमसीबी से कनेक्टेड होती है, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी का काम क्या होता है कि एमसीबी में भी अगेन फ्यूज लगा होता है, तो इससे आप ऑन या ऑफ पूरा सर्किट ब्रेक कर सकते हो, इसको रिमूव करके, इस फ्यूज को रिमूव करके। तो ये पूरा जो घर की सप्लाई है इसको बंद या खोल सकता है, ओपन कर सकता है या क्लोज कर सकता है। तो सप्लाई कौन परमिट करेगा, एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है, ये भी किलोवाट आवर मीटर के बाद लगा होता है आपके, करेक्ट। इसके बाद आपका मेन स्विच होता है जहां से आप सर्किट को, जो आपके घर की सप्लाई है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। और फिर ये जो वायरिंग होती है ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपके घर में अलग अलग जगह। तो जैसे ये लाइव वायर है, फिर न्यूट्रल है, तो मैंने बोला ना लाइव और न्यूट्रल जो है ये पॉइंट्स का काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का काम करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह आपके घरों में, अलग अलग रूम्स में, अलग अलग जगह ये सप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से ये सप्लाई होता है वायरिंग का। तो ये तो हो गया कि घर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग की। ओके, तो घर में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का हाउस में, वो इस तरीके से होता है। अब घर के अंदर आ गए तो घर में वायरिंग सिस्टम, जो डोमेस्टिक वायरिंग होगी, हाउस होल्ड वायरिंग जो होगी, वो किस तरीके से होगी। जो सिस्टम को हम यूज करते हैं घरों में उसको हम कहते हैं, ध्यान रखें, इस सिस्टम को हम कहते हैं रिंग सिस्टम। इसका नाम क्या है, रिंग सिस्टम। इसका एक डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है रिंग सिस्टम का, ताकि वो टाइम ना लगे इसलिए मैंने जल्दी बना दिया, पहले ही बना दिया है। तो रिंग सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो, लाइव वायर, करेक्ट, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, एक इस तरीके का एक रिंग होता है तीनों वायर्स का सब जगह। और मैंने क्या बोला, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनका काम करते हैं। तो दो टर्मिनल्स जो हैं, अगर आपको जो सप्लाई चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप क्या करोगे, किसी भी अप्लायंस को, देखिए अब हम क्या करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, तीनों की जरूरत क्या है, मैंने क्या कहा, लाइव और न्यूट्रल जो है ये तो दो टर्मिनल्स का काम करते हैं। और अर्थ का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अर्थ जो है वो अननेसेसरी जो लीकेज करंट होता है, एक्सेस ऑफ करंट होता है, उससे हमको शॉक ना लगे, उससे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है अर्थ वायर। तो तीनों वायर जो है, क्योंकि पूरे घर में रिंग की तरह हर जगह ये आपको रिंग सिस्टम, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये पूरे आपके घर में एक साथ मूव करती हैं। और आपको जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए वहां से आप यूज कर सकते हो। जैसे ये लाइव वायर है, लाइव वायर का रिंग हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर ही फॉर्म में होगा, ये तो जस्ट आपको शो करने के लिए है। आपके घर में जैसा भी होगा, जिस भी तरीके से सप्लाई होगी उस तरीके से होगा। तो ये इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये स्क्वायर फॉर्म में होगा, करेक्ट। ये न्यूट्रल वायर है, ये इस तरीके से पूरे आपके घर में जहां जहां सप्लाई की जरूरत होगी वहां घूमेगी। और इसी तरीके से ये अर्थ वायर, तीनों एक साथ घूमती हैं। अब जहां पे भी आपको कनेक्शन चाहिए, आप क्या करते हो, आप उस अप्लायंस को सीधा कनेक्ट कर देते हो न्यूट्रल लाइव वायर से। एक वायर लाइव से ले ली, एक दूसरी वायर को न्यूट्रल से कनेक्ट कर लिया और तीसरी वायर को अर्थ से कनेक्ट कर लिया, और अप्लायंस आपका शुरू हो गया। बाकी फ्यूज वगैरह का जो जरूरत है, ये आप देख सकते हो एमसीबी से ये लाइट आ रही है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। फ्यूज की जो जरूरत है, फ्यूज की जरूरत लगभग हर अप्लायंस में होती है, तो इसलिए मैंने, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर अप्लायंस में फ्यूज लगा हो, बट जनरली मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं उनमें फ्यूज लगा होता है। और फ्यूज लगाने का रीजन मैंने आपको बताया, ताकि हम उस अप्लायंस को प्रोटेक्ट कर सके एक्सेस ऑफ करंट से। तो यहाँ पे फ्यूज लगा होता है। तो ये लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक क्या लगाया है, कोई भी अप्लायंस लगाया है। सपोज यहाँ पे आपने लगाया है फैन, या फिर यहाँ पे आपने एसी लगाया है, या फिर आपने टीवी लगाया है, या फिर आपने रेफ्रिजरेटर लगाया है, तो रेफ्रिजरेटर भी आप लगा सकते हो। तो कोई सा भी अप्लायंस लगाया है, कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है, यही तीन वायर आपने देखा होगा, जो कोई भी आपका अप्लायंस होता है उसमें प्लग होता है, प्लग में वही तीन वायर्स होती हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अब लाइव का कलर जो होता है वो जनरली रेड कलर होता है, न्यूट्रल का कलर ब्लैक होता है। लाइव का रेड की जगह कभी कभी ऑरेंज भी होता है, या न्यूट्रल का जो कलर होता है ब्लैक की जगह कभी ब्लू भी होता है, और अर्थ में ग्रीन या फिर येलो कलर यूज होता है। तो कलर्स का भी आप समझ गए होंगे कि कलर कौन सा हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपके घरों में ये
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिंग सिस्टम है क्या। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये रिंग सिस्टम है क्या, यानी कि इस रिंग सिस्टम का फायदा क्या होता है, क्यों हम ये रिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इट इज मोस्ट कन्वीनियंट थिंग, काफी कन्वीनियंट है कि आपको अगर एक रिंग सिस्टम आपके घर में लग गया, पूरे घर पे लग गया, तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जिस भी पॉइंट पे आपको कोई अप्लायंस की जरूरत है, आपको जस्ट क्या करना है, उस पॉइंट पे इस रिंग सिस्टम से वो अप्लायंस कनेक्ट कर देना है और आपके लिए ये काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ये कन्वीनियंट है। द सेकंड थिंग, अगर कन्वीनियंट है क्योंकि रिंग सिस्टम एक बार लग गया तो आपको बार बार उस एमसीबी तक नहीं जाना पड़ेगा कि अगर मुझे फैन लगाना है, कोई नया फैन लगाना है या कोई नया अप्लायंस लगाना है, तो आपको एमसीबी तक कनेक्शन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। घर पे रिंग सिस्टम लगा हुआ है, सीधा वहां से कनेक्ट करो। तो इससे क्या हो जाता है कि ये कम एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो एक्सपेंसेस जो हैं आपके वो कम हो जाते हैं, आपके खर्चे कम हो जाते हैं इससे। करेक्ट। एक और फायदा क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो कि लाइव वायर सेम है, न्यूट्रल वायर सेम है, अर्थ वायर सेम है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यानी कि सब सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब जो भी आप अप्लायंस यूज करोगे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो वोल्टेज जो होगा वो सब के लिए सेम होगा, यानी कि 220 वोल्ट सबके लिए 220 वोल्ट ही होगा। तो ये भी एक बेनिफिशियल चीज है आप लोगों के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अलग अलग नहीं हो रही है, सारे अप्लायंसेस के लिए हमको सेम वोल्टेज मिल रही है। और क्या फायदे होते हैं, ये आप कनेक्शन देख सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए कि ये सीरीज कनेक्शन में सारे अप्लायंसेस या पैरेलल में, तो आपका शायद आपको आंसर मिल गया होगा, ये सारे के सारे कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शंस। क्योंकि आप देख सकते हो दोनों जो टर्मिनल्स हैं, करेक्ट, वो सबके लिए सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है। तो ये कौन सा कनेक्शन हुआ, पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो सारे के सारे पैरेलल में। इससे फायदा क्या होगा कि आप अगर एक अप्लायंस को हटा दो, करेक्ट, तो उससे दूसरे अप्लायंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दूसरा अप्लायंस चल रहा है जैसा वो वैसा चलता रहेगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। उसके अलावा आप जिस अप्लायंस को जहां चाहो जब चाहो यूज करो, जब चाहो आप इसको यूज ना करो, वो आप पे डिपेंडेंट है, यानी कि आप फ्रीली एक अप्लायंस का दूसरे अप्लायंस से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। जब आप एक अप्लायंस यूज करना चाह रहे हो तब आप उसको यूज करो, जब नहीं करना चाह रहे हो तब आप उसको ऑफ कर सकते हो, और उससे दूसरे अप्लायंस के ऑन या ऑफ होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं रिंग सिस्टम में। एक और है कि अगर आपका कोई अप्लायंस खराब हो गया, तो क्योंकि सारे पैरेलल कनेक्शन में है, तो पैरेलल कनेक्शन में होने की वजह से एक अप्लायंस खराब होने से दूसरे अप्लायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दूसरा अप्लायंस वैसा ही चलता रहेगा। आपका जो अप्लायंस खराब हो गया आप उसको चेंज करते रहो। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हम घरों में सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज करते हैं, कि भाई यहां पे देखो, यहां पे एक काम तो भी तो कर सकते थे हम लोग। सीरीज कनेक्शन में हम क्या कर सकते थे कि हमने क्या किया कि यहां पे आ गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, या आप कह सकते हो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, और यहीं से मान लेते हैं एक कनेक्शन एक अप्लायंस को दे दिया, फिर यहां से ही दूसरा कनेक्शन, दूसरा अप्लायंस, यहां से तीसरा अप्लायंस, और फिर न्यूट्रल में, तो 3-4 अप्लायंस जो है हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जितने ज्यादा आप अप्लायंसेस यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होता जाएगा, यानी कि उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से करंट जो है सर्किट में उतना कम फ्लो होगा। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा क्योंकि ये सीरीज में लगे, पैरेलल में नहीं लगे, तो जो वोल्टेज होगा सारे के सारे अप्लायंसेस अलग अलग वोल्टेज पे काम करेंगे। करेक्ट। तीसरा कि अगर आप ऑन या ऑफ करोगे, क्योंकि सारे अप्लायंसेस एक साथ हैं, अगर आप एक अप्लायंस को ऑफ करते हो तो सारे अप्लायंसेस ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, पूरा सर्किट ही आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट। एक अप्लायंस आपका खराब हो गया तो बाकी भी काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक अप्लायंस खराब हो गया तो सर्किट आपका पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो पूरे अप्लायंसेस आपका काम करना बंद कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों हम सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं और रिंग सिस्टम हम यूज करते हैं घरों में। तो ये था आपका डोमेस्टिक वायरिंग। और अब हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ वायर्स और या अप्लायंसेस विद मेन्स। तो मेन से किस तरीके से कनेक्शन होता है वो एक्चुअली मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये जो कनेक्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं, सीरीज में नहीं होते हैं। और सीरीज में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पैरेलल में करने से काफी ज्यादा फायदे हैं आपको कि इंडिपेंडेंटली आप हर अप्लायंस को ऑपरेट कर सकते हो। करेक्ट। जब आपका मन कर रहा है आप बल्ब ऑन कर रहे हो तो आप बल्ब को ऑन कर सकते हो, आपको फैन ऑन करना है तो फैन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो फैन को आपने ऑन या ऑफ किया तो उससे बल्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर आपने कोई और अप्लायंस यूज किया, आपने एसी ऑन करना है, आपने रेफ्रिजरेटर ऑन करना है, तो सबको आप अलग अलग ऑन या ऑफ कर सकते हो, सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं।
करेक्ट। और एक के खराब होने से या एक के चलने से दूसरे का जो वोल्टेज है मींस जो जिस वोल्टेज पे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं उस वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब 220 वोल्ट पे जो आपके घरों में आ रही है, जनरली 220 के आसपास ही होती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती है, लेकिन जो आपके घरों पे आती है ऑन एन एवरेज दैट इज 220 वोल्ट। तो वो 220 वोल्ट पे ही आपके सारे अप्लायंसेस काम करेंगे। लेकिन यहां पे सीरीज में क्यों नहीं यूज करते हैं, ये आपको मैंने लॉसेस बता दिए कि सीरीज में यूज करने से एक तो करंट जो है सर्किट में, जितने ज्यादा आप अप्लायंसेस यूज करोगे सर्किट पे करंट उतना कम फ्लो होगा, क्योंकि अप्लायंसेस सीरीज में है, उनका रेजिस्टेंस भी सीरीज में होगा, और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो आपको पता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है, जिसकी वजह से करंट कम होते जाता है। उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वोल्टेज जो होगा सबके अक्रॉस क्या होगा, वो अलग अलग होगा, तो सब अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगे, तो वोल्टेज भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा उन अप्लायंसेस का, कम होते जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट कम होते जा रही है जितने ज्यादा आप अप्लायंसेस यूज करोगे। और साथ में आपको मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर आप यूज करोगे तो सबको एक साथ यूज करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली आपके लिए फिजिबल नहीं है, करेक्ट, जो कि आपको कोई फायदा नहीं देने वाला, और अगर आप उनको बंद करते हो तो सबको आपको एक साथ बंद करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सीरीज कनेक्शन में, और इसीलिए जो कनेक्शन होता है अप्लायंसेस का विद द मेंस दैट इज ऑलवेज अ पैरेलल कनेक्शन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूज, कुछ जो आपके फ्यूज और अर्थिंग जो होती है वायर की, उसके बारे में। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।